Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 31 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे and we have entered into the last week of our semester. आज का लेक्चर है और इसके बाद एक मज़ीद लेक्चर होगा and we'll finish the course. I sincerely hope कि अभी तक जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं अब आपको उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी एंड आई होप कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी प्रोग्रामिंग में कि यू आर फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट एंड नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स एज वेल और उनके सोल्यूशन बनाने में आपको कोई चंदा मुश्किल पेश नहीं आ रही होगी। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एज पर आवर रूटीन विद द समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर। इन द लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था एक नया कॉन्सेप्ट डिक्शनरीज का। बेसिकली डिक्शनरीज में हमने कहा था कि इट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें दो चीज़ें होंगी, एक की होगी और हर की के साथ एक एलिमेंट होगा। कोशिश तो ये होगी कि वो की यूनिक हो, मगर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो जो की है इट मे नॉट बी यूनिक, बट ऑल द पेयर्स दे हैव डिफरेंट कीज। हमने कोशिश वही हमने कहा था जैसे करेंगे कि वो यूनिक रहे and all keys are distinct. For example, collection of student records in the class. तो उसमें एक की और एलिमेंट के जो पेयर है उसमें आपका स्टूडेंट नेम कैन बी द की एंड लिस्ट ऑफ कोर्सेज जो असाइनमेंट्स और एग्जाम स्कोर्स हैं एक कोर्स के लिए दैट वी कैन टेकन एज द एलिमेंट। तो इट मीन्स कि वो एक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर होगा। ऑपरेशंस ऑन द डिक्शनरी हमने कहे थे कि हमने कहा देयर कैन बी 3 कॉमन ऑपरेशंस कि आपने कोई की है उसको ऑलरेडी स्टोर्ड है, वी हैव टू गेट इट, उसमें हमें सिर्फ की हमने एंटर करनी है एंड वी हैव टू फाइंड इट आउट फ्रॉम दैट कि वो मौजूद है या नहीं। अगर है तो हम उसका एलिमेंट और उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देंगे। द अदर ऑपरेशन कैन बी द पुट, जिसे अगर पुट करना है, वैल्यू स्टोर करनी है, इंसर्ट करना है, इट मीन्स कि हमें की भी देनी पड़ेगी और उसका वो एलिमेंट का भी पोर्शन देना पड़ेगा एंड देन वी कैन इंसर्ट इट इनटू द डिक्शनरी। एंड द थर्ड वन इज द डिलीशन ऑपरेशन, जो इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको डिलीट करना है, रिमूव करना है विद द की। एंड हमने कहा दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि की मे नॉट बी डिस्टिंक्ट, नॉट टू बी डिस्टिंक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसमें जो है जैसे आपकी इंग्लिश की अगर हम वर्ड डिक्शनरी देखें तो पेयर्स आर ऑफ द फॉर्म वर्ड और मीनिंग। हर वर्ड एक वर्ड है उसके साथ मीनिंग है एंड इट मे हैव 2 और मोर एंट्रीज फॉर द सेम वर्ड। जैसे हमने एग्जांपल भी जैसे की थी कि बोल्ट है BOLT। अब बोल्ट जो है वो अगर हम इसमें देखें तो वो थ्रेडेड पिन को भी हम कहते हैं, जो हम कील या उसको वो जो पेज टाइप का होता है दैट इज आल्सो अ बोल्ट, नट बोल्ट जिसको हम कहते हैं। अ क्रैश ऑफ थंडर, जो आवाज आती है वो भी हम बोल्ट, थंडर बोल्ट। बोल्ट है टू शूट फोर्थ, सर्टनली एक अदर मीनिंग है उसके। गल्प भी एक मीनिंग है ऑफ द बोल्ट। इसी तरह एक स्टैंडर्ड रोल ऑफ क्लॉथ को भी बहुत दफा बोल्ट कहा जाता है। इस तरह देयर आर सर्टेन डिफरेंट मीनिंग। अब आपकी की जो है इस केस में बोल्ड दैट रिमेन्स द सेम बट द एलिमेंट जो मीनिंग है दैट कैन बी डिफरेंट। फिर हमने बात की थी कि इसमें जो है डिक्शनरी को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। देयर इज नो 1-to-1 मैपिंग इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस कॉन्सेप्ट की। उसको इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमने कहा कि देयर आर 2 मेजर पॉसिबिलिटीज है कि या तो आप उसको एज एन एरे ऑफ रिकॉर्ड्स के तौर पर सेव कर लें या आप रिकॉर्ड्स की लिंक लिस्ट बना लें विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर्स। तो उसमें हमने फिर जो है वो 4 इसकी केसेस देखे थे कि व्हेन अगर एरे के केस में इट कैन बी अ सॉर्टेड एरे और इट कैन बी एन अनसॉर्टेड एरे एंड सिमिलरली अगर लिंक लिस्ट भी है तो वो अनऑर्डर्ड भी हो सकती है और ऑर्डर्ड भी हो सकती है। अब फिर हमने उसका एक कंपैरिजन किया था कि उसमें अगर ये जो 3 कॉमन ऑपरेशंस हैं, द 3 कॉमन ऑपरेशंस वी हैव डिस्कसिंग दैट द गेट की, पुट की एंड एलिमेंट एंड द रिमूव ऑपरेशन। उसमें हमने देखा था कि अगर आपके अनसॉर्टेड एरे हो तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इन द केस ऑफ गेट की इट विल बी बिग टू द ऑर्डर ऑफ n, where n is the number of keys or the number of entries. Put means we have to verify and that can be एरे का केस है तो अगर तो आपने उसको सॉर्टिंग पे रखना है, वेरीफाई करना कि ऑलरेडी डुप्लीकेट ना हो, तो उसके लिए फिर वो ये वर्स्ट केस इज बिग टू द ऑर्डर ऑफ n। अगर आपने सिर्फ उसका अपेंड कर रखना कि उसको आपने एरे के आखिर में ही ऐड करना है तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा बिग टू द ऑर्डर ऑफ 1।
रिमूवल में आपको डेफिनेटली वो फिर वो मूवमेंट, एरेज है, साइज फिक्स है, वी हैव टू मूव अराउंड द रिकॉर्ड्स, तो उसमें जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है दैट कैन बी टेकन एज बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ n। इसी तरह जब अगर हम सॉर्टेड ऑर्डर की तरफ आएंगे तो हमें अब सर्चिंग आसान है, क्योंकि सॉर्टेड है, वी कैन अप्लाई बाइनरी सर्च, तो इसमें जो गेट की जो दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ log n। पुट के लिए वही है कि अगर आपको वेरीफाई करना है तो बाइनरी सर्च की मदद से log n, बट अगर आपने उसमें अपेंड करना है तो यू हैव टू गो टू द एंड, तो उसमें जो है वो बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ n आ जाएगा। रिमूव करना है सेम बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ n। इन द केस ऑफ सॉर्टेड चेन मीन्स आपकी जो लिंक लिस्ट है चाहे वो अनसॉर्टेड हो या सॉर्टेड हो, इन बोथ द केसेस गेट जो है बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ n है, और पुट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ n, अगर अपेंड करना है तो एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट आप पॉइंटर रख लें तो कांस्टेंट हो जाएगा बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ 1। रिमूव करने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्चिंग तो आपको करनी ही है, इसलिए बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देन हमने बात की टेबल की, कि टेबल इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट कंटेन्स द डिक्शनरी एंट्रीज, एंड ईच टेबल एंट्री इट कंटेन्स अ यूनिक की k, and each table entry may also contain some information I which is associated with its key। तो हम ये कह सकते हैं कि a table entry is basically an ordered pair k and I। इसमें हमने कहा था कि ऑपरेशंस वही हैं, we can take the 3 ऑपरेशन का आपने इंसर्ट करना है, we are given a key and an entry, you have to insert the entry into the table। The other operation is the find, means in given a key you have to find the entry associated with the key, and the third one is remove, given a key we have to find the entry associated with the key and then we have to remove it, means कि इसमें find plus remove इकट्ठा होगा। इसकी भी हमने जब implementation की तरफ आए तो we have seen different implementations। तो 4 तो वही थे जो in the case of dictionaries थे कि अगर आप unsorted array लें, sorted array लें, लिंक लिस्ट लें या सॉर्टेड लिंक लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट की आप बात कर ले, तो उनको अभी हमने चूंकि डिस्कस किया है तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन्स द सेम। इनके अलावा एक और एवीएल ट्री हमने चूंकि पढ़े हैं, तो हम ट्रीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द टेबल एंट्री, और उसमें हमने कहा था कि फॉर फाइंडिंग, इंसर्शन एंड फॉर रिमूवल वी कैन, हमें वो जो है वो लॉगरिथमिक टाइम मिल जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग गो टू द ऑर्डर ऑफ log of n। इसके अलावा हमने कहा था कि एक और मेथड भी हमने कहा कि व्हाई नॉट वी शुड डू डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग में हमने कहा था कि सपोज कि जो हम ये करते हैं कि जो हमारी रेंज ऑफ कीज हैं वो बेसिकली जो उसके सबस्क्रिप्ट्स हैं एरेज के, उसके हिसाब से हो सकती हैं कि 0 से m-1 तक, एंड द कीज आर डिस्टिंक्ट। अभी हम उसकी कोलिजन वाला केस नहीं देखेंगे कि डुप्लीकेट कीज नहीं होंगी। हम ये करते हैं कि आइडिया इज टू सेट अप एन एरे टेबल टी सच दैट को एक एरे बन जाएगा फ्रॉम 0 to m-1, तो उसमें सच दैट कि आपके जो टी ऑफ आई है, जिनके जो इंडेक्स है वो x होगा, और x जो है वो टेबल को बिलोंग करेगा, एंड की जो है ऑफ x वो बेसिकली आपका सबस्क्रिप्ट बन जाएगी। x की जो भी की होगी दैट विल बी योर सबस्क्रिप्ट। तो टी ऑफ आई अगर है तो वो नल हो जाएगा, मीन्स कि अगर वो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसमें फिर आप ये देखें कि आपके जो ऑपरेशंस हैं दे विल टेक डायरेक्टली, फाइंडिंग है, इंसर्ट है, रिमूवल है, कांस्टेंट हो जाएगा बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि जो की है दैट विल इटसेल्फ बी द सबस्क्रिप्ट ऑफ द एरे। द मोस्ट एफिशिएंट वे टू एक्सेस द टेबल एंड द डेटा। But this kind of direct addressing works well only when your universal set of the keys is small. 100, 150, 200, 500 तक अगर आपकी हो, that's a reasonable amount. But think about it, we go into thousands and millions. अगर आपकी keys distinct हो सकती हैं, it means then the space is an issue. फिर उसके साथ टाइमिंग का भी इशू आ जाएगा। टाइमिंग तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कहा कि कांस्टेंट है कि वही हम उसको मैप करेंगे, मगर स्पेस, स्टोरेज स्पेस आपको वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको हो सकता है कि यूनिवर्सल की तमाम कीज एट साइड आपको जरूरत ना हो, ओनली अ सबसेट ऑफ कीज ही आए, मगर आपको एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा फॉर द होल ऑफ द यूनिवर्स। सो व्हेन यूनिवर्स U इज वेरी लार्ज, स्टोरिंग अ टेबल T ऑफ साइज U मे बी इम्प्रैक्टिकल गिवन द मेमोरी अवेलेबल ऑन अ टिपिकल कंप्यूटर। और हम ये भी देखने में आया कि the set k of the keys actually stored may be so small relative to the universe that most of the space allocated for T would be wasted। इसको हमने एग्जांपल के लिए कहा था कि अगर we suppose कि हम एक क्लास की ले रहे हैं for students कि जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, अब उनकी बेस हम कर रहे हैं CNIC नंबर पे,
अब CNIC में नंबर में आप देखें तो हमारा एक फैमिली का होता है, शुरू में नंबर वो 5 डिजिट का होता है, वो सिटी के हिसाब से है। जैसे रावलपिंडी के लिए 37405 है, इस्लामाबाद के लिए 61101 है, तो 5 डिजिट्स तो ये हो गए। फिर उसके बाद आपका जो है, उसके अलावा फिर आपका 8 डिजिट और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो टोटल 13 डिजिट्स बन जाते हैं CNIC पे। अब उसमें आप ये देखें कि 10⁻13 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं उसमें, मगर हो सकता है क्लास में तो आपके 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उससे यूनिवर्स इज सो स्मॉल, तो सेट ऑफ कीज तो बहुत हमें तो 50 या 100 के लिए चाहिए होगा, तो वाई वी हैव टू वेस्ट। अगर हम उसके हिसाब से एरे डिक्लेयर करेंगे तो दैट विल बी अ sheer वेस्टेज ऑफ स्टोरेज। तो फिर हमने ये कहा कि an ideal table is needed. Table should be of small fixed size and any key in the universe should be able to map in the slot into the table. तो we need some kind of a mapping function कि जो की को ट्रांसलेट कर दे into वो लिमिट के अंदर, उसके अंदर वो ट्रांसलेट कर दे, मैप कर दे। तो then comes the concept of the hash table. So hash table basically is an array in which table nodes, they are not stored consecutively. The place of storage is calculated using the key and a hash function, जो कि basically उस की के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके we will come up with an index of the array, जो कि 0 से -1 के दरमियान होगा। A hash function is transforms the key into an index into hash table t 0 to -1. The all search structure so far we have relied upon is on comparison, मगर इसमें comparison नहीं है, इसमें की की जो mapping है that will be direct. So performance will be जो आपके जो comparisons है उसमें हमने देखा था कि big O to the order of n है या big O to the order of log n है, which is assume we have a function that maps a key to an integer. So use of the value itself to select a slot in a direct access table in which to store the item, and to search an item with the key k, we just have to look into the slot k, and if there is an item you have found it. If there is a tag 0, if the tag is 0 it means missing, it's not there, so it becomes a constant time big O to the order of 1. अब हैश टेबल के हमने कुछ थोड़े से कंस्ट्रेंट्स देखे कि कीज मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए, कीज मस्ट लाई इन अ स्मॉल रेंज, and for storage efficiency keys must be dense in the range, and if they are sparse means lots of gap between the values, a lot of space is used to obtain the speed. तो हमें देखना है कि we have to go towards for the trade off, कि speed का trade off करेंगे या space का trade off करेंगे. And then we also comes towards the hash table implementation. तो उसमें है कि अब ये है कि अगर हम वहाँ पे रिलैक्स करना शुरू हो कि जी यूनिक नहीं हो सकती, डुप्लीकेट्स भी आ सकती हैं, तो वी कैन ऑल्सो मेंटेन अ लिंक लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट्स कि जिस वो मैप करे, अगर उसको एक से ज़्यादा आ रही है तो वी विल स्टार्ट कीप ऑन हैविंग अ लिंक लिस्ट ऑफ द डुप्लीकेट्स. विल कंस्ट्रक्ट अ लिंक लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट्स attached to each slot, and if the search can be satisfied by any item with k key, the performance is still constant, that is big O to the order of 1. But if the item has some other distinguishing feature which must be matched, we will get big O to the order of ये फिर वो n की power max पे चली जाएगी, where n to the power max is the largest number of the duplicates or the length of the longest chain. A hash function may return the same value for two different keys. हमने कहा था कि this phenomena is called collision, कि when two different keys, जब आप उस पे hash function apply करें, they will generate the same key, same index. So that is collision. So collision occurs when hash function applied on ki and hash function applied on k, and both results are equal, such that I is not equals to j. So a variety of techniques are used for resolving the collision. हमने उसमें बात की थी कि our जो hash table है, it has first of all recognize that there is a collision, and then there must be some resolution mechanism to resolve this constraint. तो उसमें हमने कहा था chaining हमने discuss किया कि linked list attached to each primary table slot, put all the elements that hash to the same slot into a linked list. Slot j contains a pointer to the head of the list. हमने कहा था कि अब उसमें वो अब जो table है उसमें वो pointer आ जाएगा. It will maintain the linked list for the duplicates. And फिर दूसरा था open addressing, means another option is to store all the keys directly in the table. It is known as the open addressing, और इसको हम closed hashing भी कहते हैं. Where collisions are resolved by systematically examining other table indexes. कि अगर वो जब first time hit होता है, अगर वो miss हो जाए, already वो booked है, तो फिर हम उस next available slots को in the table देखेंगे. तो we call it, this technique is called probing. हम उसको probing करेंगे. To insert if the slot is full, try another slot and another until an open slot is found. We call this as probing.
For search, we follow the same sequence of probes as would be used when inserting the element. Such search time depends on the length of the probe sequence. और इसमें हमने कहा था कि जो deletion है, we have to be careful in that case. फिर हमने जो है अदर जो कॉमन ओपन एड्रेसिंग मेथड देखे थे प्रोबिंग के लिए, उसमें एक लीनियर प्रोबिंग था कि आप हमने कहा था कि अगर वो मिस हो जाता है तो हम उसको +1 नेक्स्ट अवेलेबल को देख लेते हैं. So go to the next slot until you find the one empty. It can lead to bad clustering of होगा ये कि हिट हो रही है, उसके बाद आप कॉन्स्टेंटली आगे देखें वो एक क्लस्टर बनता जाएगा. Rehash keys fill in the gaps between other keys and exacerbates the collision problem. But the position of the initial mapping, IO of the key K, is called the home position. So when several insertion maps to the same home positions, so they end up placed contiguously in the table, and the collection of keys of the same home position, we call it a cluster. As cluster grows, हमने कहा था कि the probability that a key will map to the middle of a cluster increases, increasing the rate of the cluster growth, and this tendency of linear probing to place items together is known as primary clustering. So as these clusters grow, हमने कहा था they merge with other clusters, forming even bigger clusters which grow even faster, and long chunks of occupied slots are created, and as a result some slots become more likely than others. तो अब आपके जो probe sequence है उनकी length increase होती जाएगी, and then again फिर आपको वहाँ पे searching में performance में issues आएंगे time complexity के हवाले से. The other idea is the quadratic probing, कि जिसमें आप जो है वो पहले होगा, अगर वो आ जाता है प्लस उसके साथ में कांस्टेंट के साथ हम उसको कर लेंगे IS प्रोब के ऊपर. That will avoid primary clustering, but इसमें secondary clustering शुरू हो जाएगी. All keys which collide on hashing function X will follow the same sequence, तो फिर उसमें वहाँ पे बढ़ सकता है. It leads to a secondary clustering, but which is a milder form of clustering, and the clustering effect can be improved by increasing the order to the probing function. तो हम उसको क्यूबिक या उससे next level पे भी जा सकते हैं. The third one is the double hashing, which refers to the scheme of using another hash function, कि जब अगर वो मिस हो जाए, collision हो जाए, तो हम उसको कोई constant sequence की बजाय हम एक और hash function लगाएं, rehashing कर लें, and we come up with a new address. तो इसमें जो है वो advantages की है कि it can handle the clustering better than the linear probe and quadratic probing, but disadvantage it is more time consuming, क्योंकि hash function हमें बार बार rehashing के लिए calculate करना पड़ेगा. And how many probe sequences can the double hashing generate? The maximum can be m square. The third technique was the overflow area. The linked list constructed is in the special area of a table. हमने कहा था कि आप एक linked list create कर लें, एक primary area हो जहाँ पर वो direct हो, और अगर वहाँ पर वो collision आ जाए तो वो एक reserved area रखेगा overflow का, वो वहाँ पर first available slot से वहाँ पे उसमें आप enter कर दें, उसका pointer जो है वो primary area के address में रखते हैं. So now that you have to separate the table into two sections, the primary area to which the keys are hashed, and the other one is the area for collisions, the overflow area. When a collision occurs, a slot in the overflow area is used for the new element, and a link from the primary slot is being established. The fourth technique is the bucket addressing. Another solution to the hash collision problem is to store colliding elements in the same position in table by introducing a bucket with each hash address. A bucket basically is a block of memory space which is large enough to store multiple items. Then we also discussed the advantages or disadvantages भी देखी थी chaining, open addressing and overflow area की. For the chaining, the advantages is unlimited number of elements, unlimited number of collisions. Disadvantages, overhead of the multiple number of जो आप रखते हैं linked list में. Okay. Open addressing, fast rehashing है, fast access to the use of main table, but the maximum number is not, you have to be known, and probable जो है वो collisions जो है वो probable हो सकते हैं. For the overflow area, it's fast access, the advantage. Collision, don't use the primary table space, but the two parameters have to be needed. उसके लिए हमें estimate करना पड़ेगा कि how much should be the overflow area. In the last, we discussed the applications of the hash tables. Compilers, they use hash tables to keep track of the declared variables. हमने कहा था symbol table की construction होती है parser के दरमियान और semantic analysis में. Frequently compiler वहाँ से आप symbol table से reference करता है for checking the semantics. A hash table can also be used for the online spelling checkers. If misspelling अगर detection होती है
So rather than the connection is important, an entire dictionary can be hashed and words checked in constant time. Game playing programs में they can use hash tables to store the scene position जो already वो visit कर चुके हैं, thereby saving computation time if the position is encountered again. चौथा हमने कहा था कि hash functions can be used to quickly check for the inequality if two elements hash to different values, they must be different. तो conclusion में हमने ये कहा था कि hash tables are very good if there is a need for many searches in a reasonably stable table. Hash tables are not so good if there are many insertions and deletions, or if the table traversals are needed. In this case, AVL trees are better, and also hashing is very slow for any operations which require the entries to be sorted. For example, finding the minimum key. That was the summary of the last lecture, and I sincerely hope कि ये अब आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. अभी तक हमने जो कल हमने डिस्कशन जो लास्ट लेक्चर की दैट डिपेंड्स अपॉन के जी हैशिंग टेक्निक क्या है और हैश टेबल क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होते हैं, मगर अभी तक हमने बात नहीं की थी कि व्हाट आर द हैश फंक्शंस, कि हम वो की मैपिंग कैसे करेंगे टू द एड्रेस. आज हम उस पर हम डिस्कशन हमारी रहेगी. हम प्रॉपर्टीज देखेंगे ऑफ अ गुड हैश फंक्शन, और कुछ हैश फंक्शन मेथड्स जो हैं उनके हम बात करेंगे कि कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं हैशिंग फंक्शंस के, फंक्शन किस तरीके से हम मैपिंग कर सकते हैं. एंड फिर हम आप सबसे आखिरी टॉपिक की तरफ आएंगे जो हमारे कोर्स का है, दैट इज़ द फाइल्स. आज हम उस पर भी बात करेंगे कि फाइल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स क्या हैं, ऑपरेशंस जो कॉमन हैं ऑन द फाइल्स, और फाइल एक्सेस मेथड्स जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आ जाते हैं, उनकी हम ज़रा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. व्हाट इज़ एन सिक्वेंशियल फाइल, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स या इंडेक्स फाइल्स, एंड दी हैश्ड फाइल्स. स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ हैश फंक्शन. तो हैश फंक्शन हमने कहा था कि बेसिकली इज अ मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज. कीज होंगी, उन पे आप कोई हैश फंक्शन उनकी कोई मैपिंग ऐसे करेंगे कि आपकी हैश वैल्यूज सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, उसके अंदर हम उसको लेके आएंगे, क्योंकि हम एरेज के हिसाब से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इट हैज टू बी इंटीजर्स, या मेमोरी एड्रेसेस शुड ऑलवेज बी इंटीजर्स. तो हम हैश वैल्यूज की बात करेंगे. तो यहाँ पर जो है वो ये जो है, अब उसमें कोलिजन भी हो सकता है कि डिफरेंट हैश कीज आप हैश फंक्शन अप्लाई करें, दे कैन कम टू अ सिमिलर हैश वैल्यू, एंड वी कॉल इट अ कोलिजन. नेचर ऑफ कीज बेसिकली यह है कि मोस्ट हैश फंक्शंस जो हैं दे अज्यूम के द यूनिवर्स ऑफ की इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मींस 0 from 1 to 3 एंड सेट ऑफ होल नंबर्स रादर, जो मैथमेटिकल टर्म्स में है कि हम नेगेटिव नंबर्स को कंसिडर नहीं कर रहे. And if keys are not n, ways to be found to interpret them as n. अगर वो n की नेचुरल नंबर नहीं है या होल नंबर्स नहीं है, तो we need to find a way कि हम उसको इस होल नंबर्स की फॉर्म में कैसे लेके आए. एग्जाम्पल जैसे ये है कि a character key can be interpreted as an integer expressed in the ASCII code. तो फॉर एग्जाम्पल जो ऐसे आपका आइडेंटिफायर है pt, जिसमें दो हैं, एक p है, स्मॉल p है, एक स्मॉल t है. They might be interpreted as a pair of decimal integers 112 and 116. P जो है जिसमें 112 है, T 116 है इन ASCII नोटेशन. तो हम उसके हवाले से भी कोई इस पे कोई फार्मूला लगा के हम इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन इफ द की इज इन द कैरेक्टर फॉर्मेट. तो अब सबसे पहले हमको प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं कि किसी भी अच्छे हैश फंक्शन में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. रूल नंबर 1 ये है कि द हैश वैल्यू इज फुली डिटरमिन्ड बाय द डाटा बीइंग हैश्ड, कि आपकी हैश वैल्यू पूरी तरह डिटरमिन होनी चाहिए. रूल नंबर 2 ये है कि द हैश फंक्शन यूजेस ऑल द इनपुट डेटा, वो इग्नोर नहीं करेगा. रूल नंबर 3 है कि द हैश फंक्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट्स द डेटा अक्रॉस द एंटायर सेट ऑफ पॉसिबल हैश वैल्यूज. वो ये ना हो कि वो किसी एक ही जगह पे सारी को भेजता रहे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन करे. एंड रूल 4 ये होना चाहिए कि द हैश फंक्शन जनरेट्स वेरी डिफरेंट हैश वैल्यूज फॉर सिमिलर स्ट्रिंग्स. अब हम जैसे एक हैश फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं कि हम उसमें जैसे ये स्ट्रिंग्स हैं और उसमें हम टेबल साइज भी हम भेज रहे हैं. बेसिकली टेबल साइज के अंदर हमने निकालना है. तो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि int sum is equal to 0 and sums up all the characters in the string. SOT है, उनको आप ऐड करते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी डिवीजन करें विद टेबल साइज, और उसका मॉड मीन्स रिमाइंडर लें. तो रिमाइंडर जब भी लेंगे तो वो 0 से लेकर टेबल साइज -1 तक ही जनरेट होगा. तो दैट विल बी एक फंक्शन हो सकता है हैश फंक्शन. हम एक सैंपल के तौर पर ये कर रहे हैं. अगर हम इस एनालिसिस करें इस एग्जांपल का,
तो रूल 1 सेटिस्फाइज होता है कि द हैश वैल्यू इज फुली डिटरमिन्ड बाय द डेटा बीइंग हैश, द हैश वैल्यू इज जस्ट द सम ऑफ ऑल इनपुट कैरेक्टर्स, तो वो पूरे को कवर कर रहा है। रूल 2 satisfies every character is summed, but rule 3 is broken. From looking at it, it is not obvious that it doesn't uniformly distribute the strings, but if you were to analyze this function for larger input string, you will see a certain statistical properties and which are bad for a hash function. रूल 4 भी ब्रेक कर रहा है। वो कैसे कि हैश द स्ट्रिंग, अगर हम इस मेथड पे कह रहे हैं जो कैट एंड नाउ हैश द स्ट्रिंग ACT, they are the same. A slight variation in the string should result in different hash values, but with this function offer they don't. So यहाँ पर अभी इसका मतलब कि it's not a good hash function. फिर हम उसको रिमाइंड कर लेते हैं, हमें ऐसा हैश फंक्शन चाहिए which will be easy to compute and it should approximate a random function. For example, for every input, every output is equally likely. And it should minimize the chance that similar keys hash to the same slot. Means we have to minimize the collision problem. For example, that strings such as PT and PTS should hash to different slots and keeps the change short, and so that we can maintain the constant average time for the time complexity here. So for choosing the hash function, the key criterion should be the minimum number of collisions to be generated. हम उसको minimize तो कर सकते हैं, we cannot eliminate the possibility of the collision. Uniform hashing जो ideal hash function है, उसमें हम ये कहते हैं कि pk जो है is the probability that a key k occurs, and if there are m slots in our hash table, a uniform hashing function h of k would ensure that summation of p of k is equal to summation of p of k is equal to 1, 0, 1, और इसको हम सारे में करेंगे तो 1 over m है। तो read as sum over all k such that h of k is equal to 0. In plain English हम ये कह सकते हैं कि the number of keys that maps to each slot is equal. तो uniform hash function में अगर हम ये देखें, if the keys are integers, we have to randomly distribute them in from 0 to r. तो आपकी जो हैश फंक्शन बनेगा वो mk over r permutations में बन जाएगा, is a uniform hash function. Read where k is greater than equals to 0 and it should be less than equals to r. Most hashing functions, they can be made to map the keys to 0 to r for some r. For example, adding the ASCII codes for characters mod 256 will give the values in the range 0 to 255, and you can replace the addition by XOR. It will give the same range but without the mod operation. तो आपकी hash function के जो operation है वो और fast हो जाएगा. Hash functions में we are mapped the keys to a range of integers. 0 k is greater than equals to 0 and less than r, and now we must reduce this range to 0 to m, where m is the reasonable size for the hash table. Now we will discuss 5 हम आज different methods discuss करते हैं for the hash functions. Division है which uses the mod function, multiplication है, mid square method है, folding method है, और universal hashing है. इसके अलावा और भी हो सकते हैं, but we will in our discussion we will discuss only these 5. Division method को देख लेते हैं. The idea is to map a key k into one of the m slots by taking the remainder of k divided by m. तो hash function क्या है कि k mod m, mod is the remainder function. Advantage क्या है कि fast है, you require only one operation कि आपने remainder निकालना है. Disadvantage क्या है कि certain values of m they are bad, means they will result in collisions. For example, powers of 2 या non-prime numbers. वो अगर आप m लेंगे तो they will result in collision. Example हम देखते हैं कि if m is equals to 2 power p, then hash की k जो है k is mod 2 power p, just the least significant p bits of k हम ले सकते हैं. p 1 है तो m is equals to 2, and h k जो है वो 0 1 में आएगा. Select the least significant bit 1 of k. अगर आपका p 2 है तो 2 raised power 2 is m, तो 4 हो जाएगा. तो 0 1 2 3 you can select the least significant 2 bits of k जो इन 4 को रिप्रेजेंट कर देगी. और 2 की पावर अगर 8 आ जाए तो हम ये देख सकते हैं कि जो पावर है उतनी बिट्स के जरिए आप उसको सेलेक्ट करके बता सकते हैं. And all combinations are not generally equally likely, but prime numbers which are not close to 2 power m seems to be the good choice. For example, if you want the entry is 4000 entry table है, तो choose m is equals to 4093,
विच इज़ वो हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा, प्राइम नंबर है। और ये नियरली आप देखें 2⁻12 जो 4096 है उसके इक्विवेलेंट। पावर ऑफ 10 शुड बी अवॉइडेड इफ एप्लीकेशन डील्स विद डेसिमल नंबर एज द की। उसमें अगर हम देखें कि हमने ये पावर ऑफ 10 की अगर 10/2 जो है, m अगर आपका 100 है और m अगर आपने 97 लिया है, 97 इज द नियरेस्ट प्राइम नंबर टू 100, तो अब हम इसमें ये देखें कि अगर हमने डिफरेंट हैश कीज को जब ये करना शुरू किया, ये डिफरेंट हैश कीज हैं सेट में आप देखने, तो इसमें अगर आप ये देखें तो यहाँ पर कुलियन जो है हमें M997 में हमें देखें कि एक भी कुलियन नज़र नहीं आ रहा। मगर अगर हम इसको M से देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर ये देखने कि ये दोनों कोलाइड कर गए, यहाँ पे कुलियन आ गए, तो उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। प्राइम नंबर केस में ये देखने में आया है कि वो कुलियन कम हो जाता है। The other method is the multiplication method. The idea is to multiply key और जो k है by a constant a, where जो आपका a है that should be between 0 and 1. आज जब आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो ka आपका प्रोडक्ट बनेगा, we will extract the fractional part और फिर हम उस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को by m जो कि आपका हैश टेबल का साइज है। जब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को तो वी विल ट्रंकेट द रिजल्ट टू गेट द रिजल्ट इन द रेंज 0 to m-1। तो यहाँ पर हम ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम k को कर रहे हैं उसमें से फ्रैक्शनल पार्ट निकाल के उसको m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड अगेन वी आर ट्रंकेटिंग इट, उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल के इंटीजर पार्ट ही रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर आपका ये एंड रिजल्ट जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा और जो उसको वो निकल जाएगा, जैसे 12.3 है तो वी कैन ट्रंकेट इट टू 12, तो ये आपका आ गया। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज मोर स्लोअर देन द डिवीजन मेथड, मगर एडवांटेज है कि वैल्यू ऑफ m नाउ इज नॉट क्रिटिकल। एग्जांपल हम देखते हैं कि सपोज k आपका 6 है, a जो है वो आपने 0.3 लिया है, तो m 32 है, तो k इंटू m ने किया 1.8, उसका फ्रैक्शनल पार्ट जब किया तो वो 0.8 आ गया। उस फ्रैक्शनल पार्ट को हमने जब m 32 से मल्टीप्लाई किया, इट गिव्स द रिजल्ट 25.6। We truncate the 0.6 part, get to 25, तो this is the जो कि 0 से m के अंदर ही है, m-1 में है। So hashing of 6 k जो है वो आपका रिजल्ट दे रहा है 25। The third one is the mid square method. अब उसमें क्या है कि the key is squared and the address selected from the middle of the squared number. तो हम यहाँ पर हैश फंक्शन h is defined as k, h of k को आप स्क्वायर करेंगे और उसमें आप उसमें से निकालेंगे i, where i is obtained by digits from both the ends, k square starting from left. और इसमें obvious limitation of this method is the size of the key. Given a size of key digits 6 digits अगर आपका key size है, the product will be 12 digits, and which may be beyond the maximum integer size of many computers. But we have, and other thing is you have to use the same number of digits that must be used for all of the keys. एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे हमने कंसिडर किया इन द टेबल कि k आपने लिया 4147, 4 डिजिट नंबर है, k स्क्वायर किया 1713। अब इसको मिड का देखें, अब जितने इधर से 3 डिजिट छोड़ेंगे उतने ही 3 यहाँ से छोड़ेंगे, दरमियान से 97 निकाल लिया मिड स्क्वायर। इसी तरह 3750 है, उसका किया तो जितने यहाँ से उतने वहाँ से, ये देखें 62 निकल गया। थर्ड एग्जांपल 2103 है, उसका हमने स्क्वायर किया और अब इसमें चूंकि मिड पॉइंट डिफरेंट आ रहा है तो फिर भी हम लेफ्ट साइड से जो है वो उसको हम कम रखेंगे और यहाँ से हम इसको सेंटर में से निकाल लेंगे मिड स्क्वायर। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर। तो अब आपका जो हैश की एड्रेस है, हैश टेबल विद मिड स्क्वायर डिवीजन, तो वो आप ये देखें कि आपके जो कोड कीज हैं एम्प्लॉयज़ की 2103, 3750, 4147, ये तो ये उसके हिसाब से हैश होती जाएंगी और ये अपनी एड्रेसेस पर आती जाएंगी। फोल्डिंग मेथड एक और है, द फोर्थ वन। इन दिस मेथड जो आपकी की है k इज पार्टीशन इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, उसको हम तोड़ेंगे k1, k2 so on up to kr, and the part they have the same number of digits as the required hash address except possibly for the last part. Then the parts they are added together, हम उसको पहले तोड़ेंगे
फिर हम उसके उस पार्ट्स को आपस में ऐड कर लेंगे एंड वी विल इग्नोरिंग द लास्ट कैरी। एग्जाम्पल से ही आपको ये समझ में आएगा कि वही हम अगर वो 3 केसेस लेते हैं तो हेयर वी आर डीलिंग विद द हैश टेबल विद इंडेक्स फ्रॉम 0 to 99, 2 डिजिट हैश टेबल है। सो वी डिवाइड द नंबर के ऑफ 2 डिजिट, जैसे 2 1 और 0 थी उसको 2 1 और 0 3 में रखा। हैशिंग में क्या हुआ, हमने इन दोनों को ऐड किया, 21 + 3 24 में आ गया। कैरी को इग्नोर कर देंगे। 71 + 48 है तो ये 46 है, ये बेसिकली यहाँ मिसप्रिंट हुआ हुआ, इट शुड बी 48। तो जब हम इसको हैशिंग करेंगे तो 71 + 48 तो 8 + 9, 7 + 4 11, जो 1 कैरी उसको इग्नोर कर देंगे तो ये 19 आपका हैश वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 1 2 3 4 5 है तो उसको हम 1 2 3 4 और 5, आखिरी जो बात की उसको 5 ही रखेंगे। हम इनके आपस में करेंगे 5 + 4 9, 9 + 2 11, 1 ऊपर कैरी हो गया, 3 + 1 4 और 1 5, तो ये 51। तो ये देखें कि इसको हमने फोल्ड किया है बेसिकली। यहाँ से हम इसको 0 से लेके 99 के अंदर ही हमने इसमें लेना है। तो दिस इज वन अनदर मेथड फॉर हैंडलिंग। समटाइम्स फॉर एक्स्ट्रा मीनिंग हम ये कह सकते हैं द इवन नंबर्ड पार्ट्स K2 K4 आर ईच रिवर्स बिफोर द एडिशन। जैसे हमने 2 1 और उसको रिवर्स कर लेते हैं एक्स्ट्रा मिलिंग के लिए, इसको 3 0 कर देते हैं, उसमें देखेंगे कि ये देखें 51 आया। ये 46 को 64 करके करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, और इस तरह जो है वो 4 3 इस तरह कर देंगे तो अब ये देखें वो डिफरेंट होगा। हैशिंग 7148 will eliminate the leading carry, that is 1, so hashing of the hash function 748 है वो आपका बेसिकली इस तरह निकल आएगा 64 के हिसाब से 55। The last method is universal hashing. A determined adversary जो आपको दुश्मन है, it can always find a set of data that will defeat any hash function. मीन्स क्या है, वो हो सकता है कि आपका ऐसा वो हो जाए कि इट विल हैश ऑल कीज आर हैश टू द सेम स्लॉट, एक ही स्लॉट पे सारे एड्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। सर्चिंग के लिए बिग टू द ऑर्डर ऑफ n सर्चिंग। सो यू हैव टू, हम ये कर सकते हैं, व्हाई नॉट वी सिलेक्ट अ हैश फंक्शन एट रैंडम एट रन टाइम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ हैश फंक्शन। हमको फिक्स नहीं करते, रैंडमली रन टाइम पे देख लेंगे कौन सा करना है। दिस कैन guarantees a low number of collisions in expectation even if the data is chosen by an adversary. And this can reduce the probability of poor performance. Assume हम ये करते हैं कि we want to map keys from some universe U into m bins, जिनको हम labels कर सकते हैं। और label कैसे हम कर रहे हैं कि m is from 0 to m-1. The algorithm will have to handle some data set S, which is a subset of U, and set of S basically is n keys hai, which is not known in advance. So usually the goal of hashing is to obtain a low number of collisions, means कि keys from S that land in the same bin. तो आपका जो a deterministic hash function cannot offer any guarantee in an adversarial setting if the size of U is greater than m square. Since the adversary may choose S to be precisely the preimage of a bin, this means that all the data keys land in the same bin, making the hashing useless. So furthermore, a deterministic hash function does not allow for rehashing. Sometimes the input data turns out to be bad for the hash function. For example, if there are too many collisions, so one would like to change the hash function. So universal hashing में क्या है कि the solution is to pick a function randomly from a family of hash functions. A family of hash function हम define कर रहे हैं H, universe के अंदर से ही है, is called a universal family. So for all x and y which is belong to U, x is not equal to y, and the probability of x belongs to h of x is x of y, ये आपको 1 of guarantee करेगा, ये 1 of m में. In other words, any two keys at the universe collide with probability at most 1 by m when the hash function h is drawn randomly from h. So this is exactly the probability of collision we would expect if the hash function assigned truly random hash codes to every key. तो यूनिवर्सल हैशिंग में हम क्या कह सकते हैं कि कैन वी डिजाइन अ सेट ऑफ यूनिवर्सल हैश फंक्शंस n bits bytes of x quite easily, where x is such that x0, x1, x2 so at xr, तो हमने चूज करना है a such that a0
इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स चोजन रैंडमली फ्रॉम 0 to m-1 होगा। तो हम हैश ऑफ एक्स टू बेस ए करेंगे कि हम जैसे कर सकते हैं कि समेशन ऑफ ai xi mod m। सो देन देयर आर m to the power r+1 सीक्वेंसेस ऑफ a, सो देयर आर m r+1 फंक्शंस, हैश फंक्शंस भी आपके उतने ही बन जाएंगे। तो ये आई होप कि आपको हैश फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वाइट क्लियर होगा। नाउ वी टॉक, हम दूसरी फाइल्स की तरफ आते हैं। डेटा हायरार्की, ये हमारा लास्ट डेटा स्ट्रक्चर है जिस पर हम बात करेंगे। स्टोरेज इन द डेटा फाइल्स की हम बात करेंगे। फाइल एक्सेस मेथड्स की आज हम बात करेंगे कि सीक्वेंशियल फाइल क्या है, इंडेक्स फाइल क्या है, हैश्ड फाइल क्या है, एंड टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स की भी हम बात करेंगे। डेटा हायरार्की, अगर आपको याद हो शुरू में हमने कहा था कि बिट इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट, इसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट, सबसे स्मॉलेस्ट आपकी स्टोरेज यूनिट है। तो इसमें एक वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, एक बाइनरी डिजिट को स्टोर कर सकते हैं 0 and 1। बाइट जो है इज द कलेक्शन ऑफ बिट्स, मिनिमम 8 बिट्स हैं यूज टू स्टोर अ कैरेक्टर। अब इसमें हमने देखा था कि आपको एसके कैरेक्टर्स के बारे में अभी पता है, एब्सिडिक भी है, तो डेसिमल डिजिट्स, लेटर्स, स्पेशल सिंबल्स, ये तमाम इसमें कवर हो जाते हैं बाइट में। अगर हम बाइट से थोड़ा सा ऊपर आए तो हम यहां पर आते हैं फील्ड। फील्ड बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है कन्वेइंग मीनिंग, फॉर एग्जांपल योर नेम। अब हम इसको थोड़ा सा, मैं आपको यहां पर फील्ड के हवाले से लेके जाना चाहूंगा कि कोई भी आपकी एंटिटी है, a person is an entity, a table is an entity, a chair is an entity, a dog is an entity। अब उसके एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो फिक्स हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, मगर एट्रीब्यूट्स को जो है, मसलन अगर आप एक पर्सन का लें, अब पर्सन में अगर हम उसको स्पेसिफाई कर लें, अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, सेमेस्टर, प्रोग्राम, सब्जेक्ट्स जो आप इस सेमेस्टर में रजिस्टर करवाए हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय को एज एन एंटिटी लेते हैं, अब एम्प्लॉय के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट देयर, उसकी अपनी एट्रीब्यूट्स हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें एम्प्लॉय नंबर होगा, उसका नाम होगा, डेजिग्नेशन होगा, डिपार्टमेंट होगा, इमीडिएट बॉस का भी आप रख सकते हैं कि हु ही विल बी रिपोर्टिंग टू, उसकी सैलरी क्या है, उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, यू कैन स्टोर दिस विल बी द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एम्प्लॉय। उसका कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, दीज कैन ऑल बी द एट्रीब्यूट्स। अगर हम चेयर की बात करते हैं, इफ यू टेक चेयर एज एन एट्रीब्यूट, सॉरी एज एन एंटिटी, अब चेयर की हाइट, कलर, नंबर ऑफ लेग्स, डायमेंशन, these can all be termed as the attributes। तो field is basically हम ये कह सकते हैं कि it represents an attribute of an entity। जो record जो है it is a group of related field। technically जो है, अगर आप एक record बना रहे हैं for let's say for chair, और उसमें अगर आप एम्प्लॉय नंबर स्टोर करते हैं तो वो उसका रिलेशनशिप नहीं है चेयर के साथ। तो हम रिकॉर्ड स्ट्रक्चर अभी तक आपने नोट किया होगा कि हमने रिलेटेड चीजों को इकट्ठा किया, जिसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्ट्रक्ट। इन सी में उसको स्ट्रक्ट भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हवाले C++ जो बात करें तो क्लास में आ जाती है, जावा में भी क्लास की बात होती है। तो एग्जांपल अब हम ये कह सकते हैं कि इन अ पेरोल सिस्टम a record for the particular employee that contains his or her identification number, name, address, mobile number, date of birth, they can all be stored। These are a group of related fields, these are all fields and they are all related। तो फाइल जो है that becomes then the group of related records we make up the file। जैसे पेरोल फाइल, अब पेरोल फाइल है तो सेम एम्प्लॉय के लिए होंगी, डिपार्टमेंट्स के लिए होगी, ठीक है। डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पेरोल बनाएंगे तो उसके अपने ही एम्प्लॉयज आएंगे, किसी दूसरी फर्म के, किसी दूसरी जगह के एम्प्लॉयज उसका हिस्सा नहीं हो सकते। और इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम और आगे लेके जाए। अभी आप ऑलरेडी आई होप कि आपने डेटाबेस का कोर्स पढ़ा हुआ होगा। तो डेटाबेस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल्स, कि उसमें आपके जो
अगर हम इसको यहाँ पर मैं फिगर से, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड लॉजिकली कोहेरेंट डेटा यूज्ड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देखें, बिट आपकी 0 या 1 स्टोर करती है। जब हम इसको मिला लेते हैं तो ये बाइट है, और हम ये बता रहे हैं कि 8 ये रिप्रेजेंट्स एस्की कैरेक्टर, जो ये एस्की में बाइट्स है, ये बेसिकली जे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक बाइट जो है वो अब जब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बाइट से बन जाता है तो ये फील्ड बन जाएगा, और जब कलेक्शन ऑफ ये बन जाएगा रिलेटेड फील्ड, देन इट बिकम्स अ रिकॉर्ड। और जब आप रिलेटेड रिकॉर्ड्स को एक जगह रखेंगे, वन सैली ब्लैक, टॉम ब्लू, जूडी ग्रीन, आरिस ऑरेंज, रैंडी रेड, नेम्स हैं फिलहाल, दिस ऑल रिप्रेजेंट्स अ फाइल, इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। और अगर आपका एम्प्लॉय डेटाबेस है तो उसमें जो है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉय स्टेटस, एम्प्लॉय सैलरी, दिस कैन बी डिफरेंट फाइल्स, बट दे आर ऑल ग्रुप टुगेदर, रिलेटेड हैं, देन इट बिकम्स अ डेटाबेस। आई होप आप उसमें डिफरेंट टेक्निक्स आपने पढ़ ली होंगी कि हाउ टू ऑर्गेनाइज देम। आपके हायरार्किकल डेटाबेसेस हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस हैं, नेटवर्क डेटाबेसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हो सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फाइल अगर हम उस हवाले से आए तो बेसिकली इट इज एन एक्सटर्नल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा which will be treated as a unit. Files, they are stored in auxiliary या second storage permanently होती है, devices such as tapes, disks, CD-ROMs, DVDs, floppy drives, like that. हम इसको कह सकते हैं कि file is a collection of data record with each record consisting of one or more fields. अब इसमें दो classifications हैं, टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। और टेक्स्ट फाइल्स में भी हम बेसिकली कहेंगे कि दो उसमें जो है वो वेरिएशंस हैं। तो टेक्स्ट फाइल्स में बेसिकली दो टाइप्स हैं। वन विल बी दी अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल, जिसको हम प्लेन टेक्स्ट भी कहते हैं, एंड द अदर विल बी द फॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल विच इज द स्टाइल टेक्स्ट, या इसको रिच टेक्स्ट भी कहते हैं। एंड द बाइनरी फाइल्स, जिसको हम डेटा फाइल्स कह सकते हैं, ये क्या भी आपकी हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में होगी। अब हम इनकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। टेक्स्ट फाइल्स में दो टाइप्स हैं, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल जिनको प्लेन टेक्स्ट भी कहते हैं, एंड द फॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल्स। द प्लेन टेक्स्ट फाइल, ये अनफॉर्मेटेड, इज द कंटेंट्स ऑफ एन ऑर्डिनरी सीक्वेंशियल फाइल रीडेबल एज टेक्सचुअल मटेरियल विदाउट मच प्रोसेसिंग। एंड इसमें जो ट्रेडिशनली एनकोडिंग होती थी वो आपकी आइदर ASCII या समटाइम्स एब्सिडिक थी, मगर अब जो है वो यूनिकोड बेस्ड एनकोडिंग सच एज UTF-8 एंड UTF-16 की भी हो रही है। और इसके अलावा फाइल्स दैट कंटेन मार्कअप्स और अदर मेटा डेटा, दे आर आल्सो जनरली कंसिडर्ड प्लेन टेक्स्ट as long as the entirety remains in directly human readable form as in HTML या XML and so on. तो प्लेन टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो कोई फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सिंपल प्लेन टेक्स्ट होगा, कोई बोल्ड, कोई अंडरलाइन, कोई टैब्स, कोई उसके वो टेबुलर से सीक्वेंस, नथिंग विल बी देयर। उसके अगेंस्ट हम जो दूसरी टेक्स्ट फाइल्स हैं, दैट विल बी अ फॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल, स्टाइल टेक्स्ट या इसको हम रिच टेक्स्ट भी कहते हैं। इट हैज स्टाइलिंग इंफॉर्मेशन बियॉन्ड द मिनिमम ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स। यू कैन हैव डिफरेंट कलर्स, you can have different styles such as boldface, italic, sizes and special features. आपके sizes भी different हो सकते हैं fonts के. You can have special features such as hyperlinks. So formatted text files is not necessarily binary. It may be text only such as HTML, RTF or enriched text files. RTF means rich text files होती हैं. PDF is also another formatted text file format, but that is usually stored in the binary format. अगर हम यहाँ पर देखें तो टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल की इंटरप्रिटेशन का, तो स्टोरेज डिवाइस पर तो बेसिकली वो 0 और 1 की फॉर्म में पड़े। हमने कहा था कि स्टोरेज वो बिट्स में तो 0 और 1 की फॉर्म में ही होगा। A file stored on a storage device is a sequence of bits that can be interpreted by an, ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम है कि वो उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, कि वो उसको इंटरप्रेट एज अ टेक्स्ट फाइल कर रहा है या एज अ बाइनरी फाइल कर रहा है। अगर आप इस दो को देखें तो ये इसके लिए हमने फिलहाल एक बाइट चूंकि 8 डिजिट को लेता है,
तो ये बेसिकली कैपिटल ए और कैपिटल बी मीन्स ये 96 और ये 97 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसको कर रहा है 98 को, सॉरी 64 और 65 इसको कर रहे होंगे, कैपिटल ए बी है। तो इसमें अब ये 2 बाइट्स हैं, दैट रिप्रेजेंट्स 2 कैरेक्टर्स। मगर उसको अगर वो बाइनरी कर रहा है, अगर आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम इज इंटरप्रेटिंग द सीक्वेंस ऑफ बिट एज एन बाइनरी फाइल, तो ये 2 डिजिट्स जो हैं दे कैन रिप्रेजेंट्स 1 नंबर मीन्स इंटीजर में 1000 16,706 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम नंबर ऑफ बिट्स, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। यहाँ पर हम उसको एज इन द केस ऑफ ASCII कोड अब दे रहे हैं, यहाँ पर इन द केस ऑफ हम उसको बाइनरी दे रहे हैं। सो टेक्स्ट फाइल बेसिकली इज अ फाइल ऑफ कैरेक्टर्स। इट कैन नॉट contains integers, floating point numbers or any other data structure in their internal memory format. To store these data types, they must be converted to their character equivalent form. इसको करेंगे तो it is now structured as a sequence of lines of electronic text. So text files are structured as a sequence of lines of electronic text. The end of the text file is often denoted by placing 1 or more special characters, which we call end of file or EOF marker, after the last line in the text file. तो वहाँ से मालूम हो जाएगा कि text file खत्म हो गई। Text files are commonly used for the storage of information. उसके लिए store की जाती हैं। And some files they can only use character data types. और उसके बाद most notable are the file streams, जैसे input objects हैं, object-oriented languages, for keyboards, monitors and printers. So that is why we need some special functions to format data that is input from or output to these devices. So basically when data corruption occurs in a text file, फायदा ये होता है कि it is very often easier to recover and you can continue processing the remaining of the contents. उसके against binary files जो है is a collection of data stored in the internal format of the computer. In this definition, data can be an integer. Including other data types, it can be represented as an unsigned integer such as image. You can also represent them as audio or the video. You can also represent them as a floating point number or any other structured data except a file. Unlike text files, binary files contain data that is meaningful only जब तक वो जो application program उसको properly interpret नहीं करेगा. If the data is textual, 1 byte is used to represent 1 character in ASCII encoding, but if the data is numeric, 2 or more bytes are considered a data item. उसमें हम कहेंगे। तो binary file is a computer file that is not a text file. It may contain any type of data encoded in binary form for special storage, computer storage and processing purposes. Typically, the binary files they typically contain bytes that are intended to be interpreted as something other than the text characters. तो आपका जो hex editor है, hexadecimal editor or viewer, hex viewer, they may be used to view file data as a sequence of hexadecimal or decimal or binary or ASCII characters values for corresponding bytes of a binary file. हम किसी binary file को उसके corresponding देख सकते हैं। Example है कि ये एक hex editor है और ये आपको वो basically 0 से लेकर D क्योंकि ये 0 से लेके इस फाइल का स्टार्ट है, तो एक रो में आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 0 से लेके C, क्योंकि 0 से लेकर 9 10 हो गए, उसके बाद A B C ये एड्रेसिंग है, ये इस साइड पे एड्रेस आ रहा है कि स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द लाइन, और ये उसको आप हेक्साडेसिमल में देख रहे हैं। तो हमने कहा था 4 बिट्स है, तो 1 बाइट जो है वो आपकी बेसिकली निबल्स जो है 2 निबल्स विल कंस्टिट्यूट 1 बाइट, तो वो हेक्साडेसिमल डिजिट से जो है आपको 4 बिट्स चाहिए। और हमने कहा था कि जैसे आपको याद हो कि बिट इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट बट बाइट इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट, तो यहाँ पे हमने कहा था कि ये आपको बता रहा है कि मेमोरी में वो उस फाइल के हवाले से कि ये इसकी एड्रेसिंग है विच इज नथिंग बट सिंपली लीनियर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, तो उसका एड्रेसेस आ रहे हैं। और यहाँ पर हम ये इसको हेक्स फॉर्मेट में हेक्साडेसिमल में देख रहे हैं कि उसकी वैल्यूज क्या पड़ी हैं बाइनरी में, और यहाँ पर हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या है। अब उसके कोडिंग के अगेंस्ट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंटरप्रेट हमें उसमें ASCII कोड में नजर आ रही हैं कि दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी रन इन DOS मोड, बाकी यहाँ पर वो जो कैरेक्टर्स हैं दे आर इंटरप्रेटेड डिफरेंटली क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट में है।
तो कॉमन ऑपरेशंस ऑन द फाइल क्या हो सकते हैं? यू कैन क्रिएट अ फाइल विद अ गिवन नेम, यू कैन सेट द एट्रीब्यूट्स दैट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑन द फाइल, कि आपने उसको रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, ये क्या करना है. You can open a file to use its contents. You can read or update the contents. You can committing updated contents to durable storage, means CD या DVD या disk drive या tape store करना है. And one more thing is you have to close the file, thereby losing access until it is opened again. तो open or closing a file is must for every file operation. क्या सबसे पहले you have to open the file for some operation and at the end you have to close the file so that you lose access. क्योंकि फाइल्स का जो है साइज इट्स ऑलवेज अनलिमिटेड, ग्रो करती रहती हैं. तो बेसिकली फाइल्स जो है वो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अगर रन टाइम पे आपकी फाइल जो है वो लेट्स सपोज के 10 गीगाबाइट की भी फाइल हो सकती है, आपकी एम्प्लॉय डाटा की फाइल हो सकती है. तो आपके तो मेमोरी जो कंप्यूटर की है वो तो 10 गीगा है नहीं, लेट्स सपोज के 6 गीगाबाइट इज योर रैम. अब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी पड़ा है, दूसरी चीज़ें भी पड़ी हैं. तो अगर आप उस पूरी फाइल को तो ला नहीं सकते, तो वो आपको ब्लॉक रखना पड़ता है. उस ब्लॉक में आप चीज़ें लेके आते रहते हैं, फिर उस ब्लॉक से आगे प्रोसेसिंग होती है. इसलिए जब भी हम फाइल को ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे तो हम उसके साथ वो ब्लॉक्स को एसोसिएट करते हैं इन रैम, और उसके साथ हम विल गेट द एक्सेस कि वो क्या चल रहा है. अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट टुडेज विल द फाइल एक्सेस मेथड्स की हम बात करेंगे. The access method determines कि how records can be retrieved. ये अब हम बाइनरी फाइल्स की तरफ चले गए हैं, डाटा फाइल्स की तरफ, कि आप उसको सिक्वेंशली करेंगे या रैंडमली करेंगे. तो बेसिकली 2 मेजर एक्सेस मेथड्स हैं, या तो सिक्वेंशियल होगा या रैंडम होगा. अब सिक्वेंशियल में जो है वो एक ही एक्सेस मेथड है, सिक्वेंशियल में एक ही है, तो उसमें सिक्वेंशियल फाइल होगी जिसमें यू विल प्रोसेस वन रिकॉर्ड आफ्टर अनदर फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द एंड, ट्रैवर्सिंग जो आपकी होगी. दूसरी आपकी रैंडम है जिसमें 2 किस्म की फाइल्स हो सकती हैं. वन विल बी इंडेक्स फाइल एंड अदर इज दी हैश फाइल, जिसमें एक्सेस रैंडम आप कहीं से भी ले सकते हैं. तो यू विल एक्सेस वन स्पेसिफिक रिकॉर्ड विदाउट हैविंग टू रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड्स बिफोर इट. जो हैशिंग फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो हम उसकी बुनियाद पर हैश के वो एड्रेस भी जनरेट कर सकते हैं. इंडेक्स फाइल की ऑर्गेनाइजेशन भी अभी हम देखते हैं. अब सीक्वेंशियल फाइल क्या है? रिकॉर्ड्स जो आपके हैं, क्योंकि सेम रिकॉर्ड्स होंगे तो रिकॉर्ड्स वन आफ्टर अनदर पड़े होंगे. दे कैन बी एक्सेस सिक्वेंशली वन आफ्टर अनदर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग अंटिल टू द एंड, और एंड पर हम एक स्पेशल मार्कर रखेंगे जिसको हम कहेंगे एंड ऑफ फाइल मार्कर, कि यहाँ पे फाइल का अख्ताम हो गया. तो बड़ा सिंपल सा उसका प्रोसेसिंग ट्रैवर्सिंग जो है इन सिक्वेंशियल फाइल, कि उसकी लूप क्या लगेगी, व्हाइल नॉट एंड ऑफ फाइल रीड द नेक्स्ट रिकॉर्ड, रीड करके आप उसको डिस्क से मेमोरी में ले आए, you process the record, not on a file, okay, read the next record, process the record, read the next record until you find the end of file. उसी का एल्गोरिथम है सूडो कोड फॉर प्रोसेसिंग रिकॉर्ड्स इन अ सिक्वेंशियल फाइल. तो एल्गोरिथम है सिक्वेंशियल फाइल प्रोसेसिंग, जिसमें आप फाइल बेसिकली वो भेजेंगे. पर्पस है टू प्रोसेस ऑल रिकॉर्ड्स इन अ सिक्वेंशियल फाइल. प्री कंडीशन ये है कि गिवन द बिगिनिंग एड्रेस ऑफ द फाइल ऑन द ऑक्सिलरी स्टोरेज. पोस्ट कंडीशन नन है, रिटर्न यू हैव टू रिटर्न नथिंग. सिंपल है व्हाइल नॉट एंड अ फाइल, क्योंकि प्री कंडीशन है कि बिगिनिंग एड्रेस और स्टोरेज का आप वो फाइल के जरिए भेज रहे हैं. तो व्हाइल नॉट एंड अ फाइल we'll read the next record from the auxiliary storage into the memory, and then we'll bring it into memory, we'll process the record. Applications that need to access all records from the beginning to end, such as the personal information, because you have to process each record, so sequential access is more efficient and easier than random access. But sequential file is not efficient for random. अगर आपने उसको random access करना, then it is not. So अपडेटिंग की एक एग्जांपल लेते हैं कि सिक्वेंशियल फाइल्स को आपने अपडेट करना है. तो सिक्वेंशियल फाइल्स मस्ट बी अपडेटेड पीरियोडिकली टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन. आपका जो अपडेटिंग प्रोसेस है, ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स दे नीड टू बी चेक्ड एंड अपडेटेड इफ नेसेसरी सिक्वेंशियली. हम कंसीडर करना है कि देयर इज अ न्यू मास्टर फाइल, एक आपकी ओल्ड मास्टर फाइल है और एक ट्रांजैक्शन फाइल है विच कंटेन्स चेंजेस टू द अप्लाइड, कि हमने कौन सी चेंजेस मास्टर फाइल पे करनी. तो ये ट्रांजैक्शन फाइल से हम चेंजेस लेंगे, ओल्ड मास्टर फाइल में डालेंगे, और जो उसके साथ होगा वो हम उसको न्यू मास्टर फाइल में स्टोर कर देंगे. कंटेन्स दी चेंजेस क्या है कि आपने कुछ ट्रांजैक्शंस को ऐड करना है, कुछ को डिलीट करना है, कुछ को चेंज करना है. एंड अ की इज वन ऑफ मोर फील्ड्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द डेटा इन द फाइल. और अगर कोई एरर हो तो आपने एरर रिपोर्ट फाइल भी बनानी. अब उसमें यह है कि ये सिक्वेंशियल फाइल का अपडेट का जो प्रोग्राम है उसमें ट्रांजैक्शन फाइल्स यहाँ से आ रही है
इधर से ओल्ड मास्टर फाइल आ रही है, ये ऑफलाइन स्टोरेज है बेसिकली, मीन्स कि टेप ड्राइव भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकती है, सीडी भी हो सकती है, डीवीडी भी हो सकती है। तो आपका ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आएगा, इधर से ओल्ड मास्टर रिकॉर्ड है, आप उसको ऑपरेशन करेंगे और आप उसको न्यू मास्टर रिकॉर्ड में सेव करते जाएंगे। और अगर कोई एरर होगा तो वो आप क्रिएट कर देंगे और ये मास्टर रिकॉर्ड आप एक नई मास्टर फाइल में स्टोर करते रहेंगे। ट्रांजैक्शन फाइल, ओल्ड मास्टर फाइल, दे आर ऑल दी ऑफलाइन स्टोरेज में। To make the updating process efficient, all files are sorted on the same key. The update process requires that you compare transaction file key versus the old master file key. अगर वो less than है, add transaction to the new master. Equal to है, तो you will change the contents of master data file. Transaction code is equal to r revise. Remove data from the master file. Transaction code is equal to उसको delete कर देंगे। अगर उसका greater than है, तो you will write the old master file record to the new master file. Transaction code को add कर देंगे। बेसिकली आप ये देखें, यहाँ से आप ओल्ड मास्टर फाइल है, यहाँ से आपका नया आ रहा है, आप ये देखते जाएं कि ये 10 है, ये 13 है, ये 14 है, तो ये उसको रिप्लेस का वो कर देगा। 16 यहाँ से 17 आ गया, 18 इधर आ गया, 20 21 इस मीन्स कि आपने वहाँ से चेंजेस कर दी हैं, 20 21 22 एंड सो ऑन। ये डिलीट का है, ये उसको डिलीट करना है, ये आपने उसको वो करना है, अपेंड करना, तो आप करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। इंडेक्स फाइल्स मैपिंग जो है इन एन इंडेक्स फाइल में क्या होती है कि टू एक्सेस अ रिकॉर्ड इन अ फाइल रैंडमली यू नीड टू नो द एड्रेस ऑफ द रिकॉर्ड। तो अब इसमें जो है एन इंडेक्स फाइल कैन रिलेट द की ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द एड्रेस। तो बेसिकली आपकी जो है वो की है, की से आप एड्रेस देते हैं और फिर देन डायरेक्टली आप उस एड्रेस पर वो जाकर डायरेक्टली उसको रैंडमली एक्सेस कर लेते हैं और जो रिकॉर्ड है उसको आप आगे दे देते हैं। इसमें बेसिकली रिकॉर्ड्स दे में बी स्टोर्ड सिक्वेंशियली, मगर यहाँ से उसकी जो एक्सेस है वो की की बेस पर आप उसके एड्रेस से उसका स्टोर अलग से इंडेक्स में कर लेते हैं और देन वहाँ से आप डायरेक्टली उसको उसी को एक्सेस कर, आपको फाइल सीक्वेंशली रीड नहीं करनी पड़ती, आप उसको डायरेक्टली रैंडमली एक्सेस करते हैं। An index file is made up of a data file, which is the sequential file, and an index. Index is a small file with only two fields, the key of the sequential file and the address of the corresponding record on the disk. To access a record in the file, we can load the entire index file into main memory. We can search the index file to find the desired key. We retrieve the address, the record, retrieve the data record using the address. And you can have more than one index for the same sequential file, but each अगर हम हर index different key के ऊपर है, तो we call those types of file as inverted files. And one of the advantages of the index file is that we can have more than one index, each with a different key, inverted file concept. For example, an employee file can be retrieved based on either the social security number or on the last name, and this type of index file is usually called an inverted file. Inverted file is a file that reorganizes the structure of an existing data file to enable a rapid search to be made for all records having one field falling within set limits. For example, a file used by an estate agent might store records on each house for sale using a reference number as the key field for sorting. One field in each record would be the asking price of the house. To speed up the process of drawing up lists of houses falling within certain price ranges, an inverted file might be created in which the records are rearranged according to the price. Then each record will consist of an asking price followed by the reference number of all the houses offered for sale at this approximate price. लॉजिकल व्यू आपका क्या है कि इंडेक्स है, वो की है, की के ऊपर आपने एड्रेस 003 है, 003 पे ये पड़ा होगा, आपको डेटा आप दे दें। ये आपका इंडेक्स है, ये 306 पर पड़ा है, ये आप 306 पे कर लेंगे। अब बेसिकली यार ये देखेंगे तो आपका जो इंडेक्स है दैट रिमेन सॉर्टेड, इसको आप हमेशा सॉर्ट रखते हैं तो ताकि आप इसमें बाइनरी सर्च से क्विकली फाइंड करें, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एड्रेस, सीक द रिकॉर्ड इन दैट, और उसके बाद आप उसको सिंपली वहाँ से ट्रांसफर कर दें। वही आप उसको ज़रा लॉजिकल व्यू इंडेक्स फाइल वही आपको बता रहे हैं कि ये डेटा फाइल और ये आपका एक्सट्रैक्टेड रिकॉर्ड है, दैट विल बी पास्ड ऑन टू द अदर। फिजिकल व्यू क्या है कि आप इंडेक्स में ये आपका की फील्ड है, ये आपका डिस्क एड्रेस में बेसिकली जो उसका एड्रेस होता है उसमें डिस्क एड्रेस है कि कौन से सिलेंडर पर है, सरफेस कौन सी है, रिकॉर्ड क्या है, और रिकॉर्ड 2 नंबर, रिकॉर्ड 3 वहाँ पड़ा है, ये कहाँ पर है, तो वो आपको ये देखेंगे तो इंडेक्स वो आप उसको सर्च करते हैं और वो आपको बेसिकली पूरा डिस्क एड्रेस उसने स्टोर किया हुआ होता है।
The third random access is the hash file. कि mapping is in the hashed file. A hash file जो है using a hash function है to map the key to the address, eliminates the need for an extra file. आपको index file नहीं रखनी पड़ती, and there is no need for an index and all of the overhead associated with it. आप सिंपली की देंगे, हैश फंक्शन लगाएंगे, एड्रेस जनरेट होगा, उस एड्रेस पर आप जाएंगे, वहाँ से रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल टेक द रिकॉर्ड. रिमेंबर कि हैश फंक्शन के जरिए कोलिजन आ सकती है. इसमें अगर आप डायरेक्ट हैशिंग करेंगे, द की इज द एड्रेस विदाउट एनी एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन. मॉडुलो डिवीजन हैशिंग है, डिवीजन रिमाइंडर हैशिंग. डिवाइड द की बाय द फाइल साइज एंड यूज द रिमाइंडर +1 फॉर द एड्रेस. Digit extraction hashing है, selected digits are extracted from the key and used as addresses. और की इज द एड्रेस है, बेसिकली आप की है उसके ऊपर से एड्रेस है. हमने ये देखा कि 0 to 5 पे 0 to 5 का एड्रेस है, तो वहीं से हमने उसको निकाल लिया और वो आप देखेंगे वो एक्सट्रैक्टेड रिकॉर्ड में. एक्सेसिंग द डायरेक्ट हैश्ड फाइल. Direct hashing the file must contain a record for every possible key. Advantage है no collision, disadvantage है space is wasted. Hashing techniques maps a larger population of possible keys into a small address space. हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया. मॉडुलो डिवीजन बेसिकली वो ये एड्रेस में क्या है कि आप उसको लिस्ट का जो साइज है उससे डिवाइड करेंगे और 1 ऐड कर देंगे. वेयर लिस्ट साइज इज द प्राइम नंबर प्रोड्यूसेस फ्यूअर कोलिजन्स. जैसे अब इसको हमने शुरू में वो रिमाइंडर वो जो डिवीजन वाला है. एड्रेस इज की मॉड लिस्ट साइज +1. तो जैसे आपकी की ये है, इसको आपने उस पर किया 307 पे, तो आप ये देखें +1 किया तो वो इसको जनरेट कर देगा रिकॉर्ड को. अ न्यू एम्प्लॉय नंबरिंग सिस्टम दैट विल हैंडल 1 मिलियन एम्प्लॉयज़ को जो है वो बड़ी आसानी से देख सकता है. 307 के अंदर ही वो आ जाएगा, उसी के अंदर. मॉडुलो डिवीजन को हमने वही देख लिया कि की मॉड 307 +1 करेंगे. इसको हम ये मॉड 307 +1 करेंगे तो ये 003 देगा, तो वो वहाँ से ब्रांड डेवेक्स को जो है वो एड्रेस हो जाएगा. डिजिट एक्सट्रैक्शन भी हम देख चुके हैं. सिलेक्टेड डिजिट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द की एंड यूज एज द एड्रेस. फॉर एग्जांपल अगर आपका 6 डिजिट एम्प्लॉय नंबर है तो हम 134 जो 3 डिजिट एड्रेस निकालेंगे. अब यहाँ से देखें 1, 3 and 4, तो ये हम इस मेथड से डिजिट एक्सट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं. तो दिस विल मेक द एड्रेस. तो यहाँ से हम ये देखें तो ये आपको एड्रेस मिल जाएगा जो कि स्टोर एट दैट एड्रेस. इसमें कोलिजन हो सकती है बिकॉज देयर आर मैनी कीज फॉर ईच एड्रेस इन द फाइल. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मोर देन 1 की विल हैश टू द सेम एड्रेस. तो जो सिनोनिम्स हैं, द सेट ऑफ कीज दैट हैश टू द सेम एड्रेस. Collision means the hashing algorithm produces an address for an insertion key and that address is already occupied. Prime area है the part of the file that contains all of the home address keys. ये आपका रिकॉर्ड है, जैसे हमने कहा कि 1, 2, 8, और इसमें अगर हम उसमें मेथड्स उसमें देखें they are all generating the address 4. मॉडुलो डिवीजन से collision same address possible है. तो collision रेजोल्यूशन अगर हमने करनी है, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था कि विद द एक्सपेंशन ऑफ डायरेक्टेड हैशिंग नन ऑफ द मेथड्स वी डिस्कस्ड वी क्रिएट 1-to-1 मैपिंग. तो सेवरल कोलिजन रेजोल्यूशन मेथड्स हैं. ओपन एड्रेसिंग, लिंक लिस्ट, बकेट हैशिंग, ये हमने लास्ट लेक्चर में और आज इस लेक्चर में भी हमने जो है शुरू में इसकी रिवीजन की है. ओपन एड्रेसिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिजॉल्व कोलिजन इन द प्राइम एरिया. द प्राइमरी एड्रेसेस आर सर्च फॉर एन ओपन और अनऑक्युपाइड वेयर द न्यू डेटा कैन बी प्लेस्ड. वन सिंपल स्ट्रेटजी प्रोबिंग जैसे है द नेक्स्ट एड्रेस होम एड्रेस +1. तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि गो के दोनों ही अगर आप ये देखेंगे 4 पे कर रहे हैं तो इसको तो अब पहले वाले को तो आपने उस पर कर दिया, नेक्स्ट वाले को आपने नेक्स्ट वाले पे स्टोर कर दिया +1 पे. डिसएडवांटेज क्या है कि ईच कोलिजन रेजोल्यूशन इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर कोलिजन. लिंक लिस्ट की हमने रेजोल्यूशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं. द फर्स्ट रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन द होम एड्रेस प्राइम एरिया बट इट कंटेन्स अ पॉइंटर टू द सेकंड ओवरफ्लो एरिया के और रख लें तो वो आपको वहाँ पे स्टोर कर देगा. ये उसके अंदर आप नेक्स्ट को पॉइंटर रखें तो वहाँ पे स्टोर कर लें. बकेट है कि आप उसके हर एक के हिसाब से बकेट रख लें और उस बकेट्स में डालते जाएं और फिर वहाँ से आगे नेक्स्ट एड्रेस. हमने इसको भी लास्ट लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह देखा था. एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर. तो आज हमने हैश फंक्शंस की ज़रूर बात की. हमने कुछ 4-5 डिफरेंट हैश फंक्शंस जो है उनके वो तरीके देखे. डिवीजन मेथड, मल्टीप्लिकेशन के हवाले से और फोल्डिंग मेथड को भी हमने देखा. वी कंसिडर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड हैशिंग फंक्शन. मेथड्स देखे. कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको क्लियर किया कि व्हाट आर फाइल्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज डेटाबेस. वी टॉक टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स.
आज हमने ऑपरेशंस ऑन फाइल्स की बात की कि ओपनिंग, क्लोजिंग, उसमें आप ऐड कर सकते हैं और उसमें सर्च कर सकते हैं। एंड फाइल एक्सेस मेथड्स हमने देखा, सिक्वेंशियल फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर, सिक्वेंशियली हम उसको एक्सेस करते हैं व्हाइल नॉट, जब तक वो एंड ऑफ फाइल पर ना पहुंच जाए। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स का, इंडेक्स फाइल्स का हमने देखा कि जिसमें हम जो है वो फाइल्स के लिए वी मेंटेन सेपरेट इंडेक्स, जिसमें वो रिकॉर्ड की होती है, उसके साथ उसका एड्रेस होता है। ओवरहेड बढ़ जाता है वो, तो मगर आप यू कैन सिंपली वहाँ से करें तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, तो आप उसको फाइल में भी स्टोर सिक्वेंशली, बट यू कैन एक्सेस इट रैंडमली। द अदर वन इज़ द हैश फाइल, के जिसमें जो है वो आपको इंडेक्स भी सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कोई हैशिंग फंक्शन लगा दें कि जो आपकी रिकॉर्ड की को मैप कर दे एड्रेस पे, और वो हमने उसकी एग्जांपल्स भी देखी। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप दैट इट इज़ वेल क्लियर टू यू, और आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।